कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि अगर हम करीब 20 साल पीछे जाएं तो इंडियन इक्विटी ने भी करीब 12% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है, और पीछे जाएं तो रिटर्न थोड़ा और बढ़ जाएगा। लेकिन गोल्ड ने भी इसी दौरान करीब 15% के आसपास का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। थोड़ा और पीछे जाएंगे 25-30 साल में तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन बराबर ही आ जाता है। यानी लंबी अवधि में गोल्ड और इक्विटी में टक्कर रही है, और कुछ मेजरमेंट पीरियड्स में पीछे भी छोड़ा है गोल्ड ने इक्विटी को। तो सवाल यह है कि क्या गोल्ड का यह शानदार प्रदर्शन एक नया इन्वेस्टमेंट साइकिल है? और अगर आज किसी इन्वेस्टर के पास 10 लाख रुपए हैं तो उसे गोल्ड में लगाना चाहिए ये पूरा पैसा, सिल्वर में लगा देना चाहिए, इक्विटी में लगाना चाहिए, क्या एलोकेशन होना चाहिए? आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और गोल्ड वर्सेस इक्विटी इस पॉडकास्ट का थीम है। आपके पास कितना पैसा है, कितना पैसा किस असेट क्लास में लगाएं, आपकी एज कितनी है तो आप गोल्ड में ज्यादा लगाएं, आपकी एज कम है तो आप सिल्वर में लगाएं। मतलब आज एक लाइन में मैं कहूं तो सारे धागे हम खोल देंगे गोल्ड वर्सेस इक्विटी इन्वेस्टमेंट के, और आपको एक एक लाइन में, एक एक सवाल में आपसे जुड़ा जवाब दिलवाएंगे और आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे। और यहां से जब आप जाएंगे तो कुछ काम का लेकर जाएंगे। इस पॉडकास्ट में हमें कुछ काम का निकालना है, किसी नतीजे पर पहुंचना है, तो अंत तक बने रहिए। आप कुछ अच्छा सीख कर ही यहां से जाएंगे। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हैं, अजय केडिया जी हैं और जयंत मल्होत्रा जी हैं। आप दोनों का स्वागत है। और मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, पहले अजय जी आपसे, कि हम आज कुछ काम का बताने वाले हैं? बिल्कुल गौरव जी, नमस्कार। और हम काम का भी बताएंगे और कैसे सोने और चांदी साथ में आपके पोर्टफोलियो में रहे तो कैसे तड़का लगता है। बिकॉज पिछले 2-3 सालों में जो हमने नई चीज देखी, गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट, वो समझना बहुत जरूरी है। मतलब चलिए, अजय जी ने चुन लिया टीम गोल्ड अजय जी, और इसका मतलब टीम इक्विटी जयंत जी। जयंत जी आप तैयार हैं? देखिए, नमस्कार गौरव जी, अजय जी नमस्कार। मैं पक्ष लूंगा इक्विटी का, लेकिन मैंने देखिए रंग गोल्ड का ही पहना हुआ है। मेरा पक्ष इक्विटी की तरफ ही रहेगा, लेकिन गोल्ड को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, मतलब दिमाग में इक्विटी है लेकिन दिल में गोल्ड आपके है। ट्रू टिपिकल इंडियन, यही बिल्कुल ना? सर, पीला वस्त्र इसीलिए पहन के जानबूझ के आया हूं कि मैं अभी भी गोल्ड को सख्त मैं मना नहीं करूंगा, गोल्ड के साथ जाऊंगा, लेकिन इक्विटी दिल में क्या दिमाग में भी इक्विटी ही रहेगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब पहले सवाल से शुरू करते हैं। और मैं, क्योंकि अजय जी आपने कहा कि आप टीम गोल्ड हैं, मुझे बताइए, मैं सिंपल सवाल ले रहा हूं। पहला, छोड़ दीजिए गोल्ड खरीदे इक्विटी खरीदे, क्यों खरीदे, कितना खरीदे, बाद में जाएंगे। सिंपल सवाल, पहला ही सवाल मेरा है, मेरे पास या मेरे व्यूअर के पास 10 लाख रुपए है, तो वो क्या पूरे 10 लाख रुपए का गोल्ड खरीद ले, आधा आधा सिल्वर गोल्ड खरीद ले, या फिर आप कहेंगे कि नहीं पूरा मत खरीदो भैया, थोड़ा इक्विटी टीम जयंत की तरफ भी जाओ और उनके लिए भी थोड़ा सा पैसा बचा के रखो, थोड़ा इक्विटी भी खरीदो? बताइए अजय जी। देखिए, खाली गोल्ड जैसे ये हो गया कि हम खाना खाते हैं और खाली हम मिर्च खा ले या खाली हम नमकीन खाएं। देखिए, कभी भी कोई चीज का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। आज हम पिछले 5 साल से देख रहे हैं सोने में बेहतरीन रिटर्न है। इसका मतलब ये नहीं कि इक्विटी ने कभी परफॉर्म ही नहीं किया है। इक्विटी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, गोल्ड अपनी जगह पे। आप देखिए, इक्विटी में डर कब लगता है? जब इकोनॉमी स्लो डाउन हो, कभी लड़ाई आ जाए, या कोई सुनामी जैसी सिचुएशन, कोई भी हम बोल सकते हैं विश्वव्यापी कोई भी अगर ऐसी घटना होती है तो इक्विटी को खतरा रहता है। लेकिन यही चीज गोल्ड के लिए फायदेमंद होता है। हमने कोविड में देखा, जब इक्विटी मार्केट क्रैश हुआ तब गोल्ड चमका। लड़ाई हुई रशिया यूक्रेन की तो इक्विटी मार्केट इनिशियली गिरा तो सोने चांदी में तेजी आई। तो मेरा मानना है कि आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी के साथ अगर 20% अगर आप गोल्ड डाल देते हो, उसका बेनिफिट ये है, जब जब इक्विटी में कोई झटका लगेगा तब तब आपके पोर्टफोलियो को संभालने के लिए जो हनुमान जी बनकर आएंगे वो है सोना। तो आपको 10 लाख का 10 लाख सोने में नहीं डालना है। एटलीस्ट 20% आपका पोर्टफोलियो में अगर गोल्ड रहता है तो बेहतरीन रिटर्न आ सकता है। आज आप देखिए, म्यूचुअल फंड में भी मल्टी एसेट का कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो वहां पे भी आप देखोगे तो 18 से 20% का एलोकेशन है। तो आपको एलोकेशन समझना है कि जब मार्केट बहुत ही ज्यादा कंसर्न है तो आप अपने एलोकेशन में 20% तक कमोडिटी यानी सोने या चांदी को आप ऐड कर सकते हैं। आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि अगर लंका विजय करनी है तो गोल्ड रूपी हनुमान चाहिए, अगर इन्वेस्टमेंट की लंका विजय करनी है तो। जयंत जी, यानी अगर इक्विटी को आप माने कि भगवान राम है तो उनको भी गोल्ड जैसे हनुमान की जरूरत है पूरी, वरना उसके बिना ये जीता नहीं जाएगा लंका। देखिए, एक चीज तो बहुत साफ है और अजय जी की बात मैं बिल्कुल मानता हूं कि अगर आप इसको गोल्ड को पिछले रीसेंट आपके रिटर्न्स को देखेंगे तो आप मान सकते हैं कि गोल्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इस बात को आपका बेसिस बना लिया जाए कि आपके रीसेंट रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं तो गोल्ड
आगे भी अच्छा चलेगा। मैं गोल्ड को एक इंश्योरेंस की तरह समझता हूं, एक इंश्योरेंस एसेट की तरफ समझता हूं, और इक्विटी को मैं ग्रोथ की तरह समझता हूं। अब मैं रिटायर हो रहा हूं, क्या मैं सारा पैसा अपना जितना मेरा कॉर्पोरेट है मैं इंश्योरेंस पॉलिसी में डाल दूं? द आंसर इज नो। मैं चाहूंगा कि मैं अपना पैसा, जो अजय जी बोल रहे थे कुछ हद तक मैं भी मानता हूं, लेकिन 20% थोड़ा ज्यादा है। मेरे को लगता है 10-15% में ही रुक जाना चाहिए, लेकिन उस बात पे हम बहस वो नहीं करेंगे। गौरव जी, मैं अभी जब ये चीज टेबल पे आई था कि गोल्ड वर्सेस इक्विटी, तो मैंने कुछ रिसर्च किया है। 1975, 1975 में बीएससी तो नहीं था, 78 79 में बीएससी आया। तो मैं अगर 1 लाख रुपया 75 में लगाता गोल्ड में, या 79 में लगाता इक्विटी में, जैसे इंडेक्स में लगाता, तो इक्विटी से कमाता 6.2 करोड़ रुपया, सिल्वर से कमाता 2.2 करोड़ रुपया, और गोल्ड से कमाता 3 करोड़ रुपया। तो बताइए। आप साफ साफ दिख रहा है इक्विटी आपका विजेता रहेगा। अच्छा, बात इक्विटी की विजेता की नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है गौरव जी, जो आपने प्रश्न पूछा वो प्रश्न इलॉजिकल है कि सारा पैसा डाल दें। कभी भी नहीं। डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन। इलॉजिकल, मैं मानता अपना सवाल इलॉजिकल होता अगर 2025 में बैठा होता मैं। 2026 में बताइए निफ्टी ने क्या रिटर्न दिया है? नहीं, गोल्ड अब ने क्या रिटर्न देखिए दिया है? बात है ना गौरव जी, आज आपकी तबीयत खराब है, मैं बोलूं जी, जब मैं मिलता हूं गौरव जी की पिछले 1 महीने तबीयत खराब है, गौरव जी खराब है, अरे महीने भर से थोड़ी ना किसी को जज कर लेंगे आप। अच्छा गौरव जी, एक और बहुत अच्छा, आप बार बार एक चीज बोल रहे हैं, और इस चीजों पे मैं सब चाहूंगा जो लोग सुन रहे हैं इस चीज को, जरा अपने दिमाग में लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन को पहले साधें। सर लॉन्ग टर्म छोड़िए, अभी लॉन्ग टर्म पे आएंगे। आप बताइए, रूस और यूक्रेन की वॉर इंटेंसिफाई हो रही है, ट्रंप ने ईरान पर और ज्यादा तगड़े सैंक्शन लगा दिए हैं, दुनिया भर में माहौल जियोपॉलिटिकल अच्छा है नहीं, तो यही तो आप लोग कहते रहे ना कि गोल्ड के लिए दिस इज द बेस्ट टाइम। जब दुनिया में क्राइसिस हो तो लोग सेफ हेवन में जाते हैं, गोल्ड में जाते हैं, सिल्वर में जाते हैं, और वही इस समय पूरी दुनिया में हो रहा है सर। तो गौरव जी, तो डेफिनेशन है गोल्ड की। गोल्ड जो बताता है वो यही तो बताता है, अनसर्टेनिटी बहुत महंगी होती है, गोल्ड बता रहा है। लेकिन गौरव जी, एक थंब रूल है गौरव जी, इस बात को समझिए, आई थिंक पहले भी मेरे से सुन चुके होंगे। एक थंब रूल है गोल्ड का, एक 10 ग्राम का जो कीमत है, 1 तोले की कीमत, सोने की 1 तोले की कीमत आपके महीने के खर्चे के बराबर है। आप मुझे बताइए कि एक महीने खर्चा 1,63,000 64,000 है क्या? द आंसर इज नो। आज का खर्चा बहुत होगा तो लाख रुपए खर्चा है। सर आप सबके खर्चे कैसे मैनेज कंपेयर कर सकते हैं? हो सकता है आपका खर्चा 4 लाख रुपए हो, केडिया जी का खर्चा 5 लाख रुपए हो। नहीं, औसतन की थंब रूल की बात करें, जब हम एवरेजेस की बात करते हैं, तो 1,64,000 रुपया ऑन एन एवरेज हर एक घर का खर्चा नहीं है। पहला, बात दूसरा, है, नहीं है, मैं मान गया बात। जो आप बोल रहे हैं गौरव जी बिल्कुल ठीक है, अनसर्टेनिटी में गोल्ड बढ़ेगा, लेकिन जब आप इतना भरोसा कर रहे हैं ट्रंप पे, तो एक मेरी बात का भी भरोसा रखिए। वो व्यक्ति को पिछले 6 महीने से जो अपनी बात पूरी नहीं रख पा रहा है एक रात को, आप उससे क्या भरोसा करेंगे? तो फिर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए फिर, 10 लाख में कितना इक्विटी, कितना गोल्ड, कितना सिल्वर? अगर 10 लाख रुपए है तो 9 लाख रुपए मैं इक्विटी में डालूंगा, 1 लाख रुपए गोल्ड में डालूंगा। और वो भी देखिए गौरव जी, एक और चीज है, आपने क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन में जब स्टार्ट किया था आपने बोला था एज कितनी है, और अगर आपकी 60 साल की उम्र है। इसमें आऊंगा, अभी नहीं जयंत भाई, अभी नहीं जयंत भाई, है वो सवाल है, आगे है, सारे सवालों का जवाब एक ही बार में नहीं दे देना है, आगे आ रहा हूं, एक एक करके सब मेरे पास। अजय भाई आप ही के पास आ रहा हूं। अजय भाई, आपने कहा 20% गोल्ड, अभी 20% गोल्ड में मुझे मेरे व्यूअर्स को बताइए क्या खरीदे? ETF खरीदे, फिजिकल गोल्ड खरीदे, सिल्वर खरीदे, फिजिकल खरीदे, ज्वेलरी खरीदे, डिजिटल खरीदे, क्या खरीदे? गौरव जी, मैं इस पे भी आता हूँ। बस एक जो हमारी अभी कंक्लूड फर्स्ट क्वेश्चन में चल रहा है, उसमें एक सवाल है कि अभी तक गोल्ड इंडियन मार्केट में कभी हम गोल्ड बाय करते ही नहीं थे, हम गोल्ड को कंज्यूम करते थे। आज घरों में जो सोना गया है वो आप ये मान के चलो वापस कभी मार्केट में आया नहीं, क्योंकि हमको किसी ने सिखाया नहीं कि सोने को बाय करना चाहिए, सोने में निवेश करना चाहिए था। लेकिन पिछले 5-7 सालों में हमको ये समझ में आ गया कि गोल्ड में भी निवेश किया जा सकता है, क्योंकि 10 साल 15 साल पहले प्रोडक्ट नहीं थे। अगर सोना लेना है तो ज्वेलरी के फॉर्म में ले लेते थे, या अक्षय तृतीया धनतेरस पे ले लेते थे। लेकिन अब हमारे पास ETF भी है, जैसे डिजिटल गोल्ड आ गया, गोल्ड बॉन्ड आ गए, ये प्रोडक्ट बन गए। एक सवाल मैं आपके व्यूअर से और चलिए आपसे भी पूछता हूँ कि आज हम इक्विटी, अगर हमारे पास कैश है तो हमें बताया जाता है कि आप बैंक में रखिए, आप इक्विटी में डालिए। क्यों? क्योंकि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। तो गौरव जी, मैं आपसे पूछता हूं, इन्फ्लेशन होता किससे है? अगर इन्फ्लेशन है, होता किससे है? इन्फ्लेशन तो सर जो मुझे पता है डिमांड एंड सप्लाई का पूरा खेल है। जितनी तो हम बोल सकते हैं तो महंगाई, जितनी उतना इन्फ्लेशन कम हो, जितना सप्लाई कम होगी उतनी इन्फ्लेशन ज्यादा सर।
बराबर। तो हम बोलते हैं महंगाई हो रही है, इसके लिए इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन से बचना है तो आप निवेश कीजिए। मैं बोलता हूँ इन्फ्लेशन होता किससे है, जब कमोडिटी महंगी होती है, तो डायरेक्टली आप कमोडिटी में ही निवेश करें ना। आज हम कर क्या रहे हैं, लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, उसका लाख का 2 लाख करते हैं, जब 2 लाख होता है तो हम कमोडिटी को खरीदने जाते हैं। आज चीनी का एग्जांपल ले लीजिए, 3 महीने के अंदर चीनी 45% बढ़ जाती है। तो अल्टीमेटली पहले कमोडिटी में निवेश करने के लिए हमारे पास साधन नहीं थे, बट अब रेगुलेटर ने एक्सचेंज इस चीज को समझकर साधन लिया है। दूसरा सवाल आपका जो था कि कौन से तरीके से डाली, तो उसके लिए आपको केवाईसी करना है खुद का, कि आपको कमोडिटी या फिर हम बोल सकते हैं गोल्ड या ऐसा निवेश क्यों करना है। अगर आपके घर में शादी ब्याह है तो आज भी सबसे बेहतरीन विकल्प है कि आप फिजिकल गोल्ड लीजिए, ज्वेलरी लीजिए। अगर आपके घर में शादी 6 महीना साल भर के अंदर है, अगर आपको लगता है कि 2-5 साल है, टाइम है, तो उसका बेहतरीन उपयोग कीजिए ईटीएफ के द्वारा, क्योंकि ईटीएफ और फंड ऑफ फंड में आपका मेकिंग चार्जेस बच जाता है। आप अभी निवेश करके चल सकते हो, 4-6 महीने बाद या साल 2 साल बाद जब आपको चाहिए तब आप उसको बेचकर फिजिकल में कन्वर्ट करा लीजिए। तो मुझे लगता है कि मतलब आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए ईटीएफ इज द बेस्ट, उसके ऊपर जाना है तो फिर आप अपना देख लीजिए कि आपको फिजिकल फॉर्म में कैसा गोल्ड लेना है, यही कह रहे हैं आप? ज्वेलरी लेनी है या बिस्किट लेनी है, क्या लेना है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब 9 लाख रुपए जो आपने बताए जयंत जी कि 9 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए 10 लाख में से, मैं लिख लेता हूं ना, मैं भूल जाऊंगा। ये जो 9 लाख हैं इसमें जरा ये बताइए कि ये किस में जाएं, कौन सा सेक्टर, या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स या फिर इंडेक्स फंड्स, ये भी तो बताइए। देखिए गौरव जी, फिर आपको एक बात बोलूंगा, आप ये जो प्रश्न पूछते हैं ना, इसका पूरा प्रश्न पूछिए कि आप डेली उसको मॉनिटर कर सकते हैं। अगर उसका हाँ है तो आप इक्विटी में जाइए। अगर आप डेली नहीं कर सकते, आपको 6-6 महीने 1-1 साल के बाद याद आ रहा है ओहो मैंने पैसा लगाया था, तो म्यूचुअल फंड बेटर है। अब आपके ऊपर है, अगर आपको रोज 9:15 एक कईयों की आदत होती है कि उसने 9:15 देखना ही देखना है कि मार्केट कहां जा रहा है, 3:30 बजे उठ के देखना ही देखना है मार्केट कहां बंद हो रहा है। सर सच बताइएगा, मैं दिल पे हाथ रख के बताइएगा, आप नहीं देखते हैं? रोज सुबह सवा 100% गौरव, बाय डिफॉल्ट। लेकिन गौरव जी समझिए इस बात को, मैं दोबारा एक चीज, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं तो हम व्यूअर्स को ध्यान रखते हुए कि उनको फायदा होना चाहिए। विश्वास मान लीजिए पिछले 5 सालों में जितना इक्विटी ने रिटर्न दिया है उससे कई गुना ज्यादा म्यूचुअल फंड ने रिटर्न्स दिए हैं गौरव जी, और बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं गौरव जी। और बेस्ट पार्ट क्या है, जितना मैं दिमाग लगा रहा हूं उससे बढ़िया दिमाग फंड मैनेजर का चल रहा है, क्योंकि एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है। एसिमेट्रिक का मतलब जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उससे कई ज्यादा गुना उस फंड मैनेजर के पास इंफॉर्मेशन है। लेकिन कई लोग गौरव जी जैसे होते हैं जिनको हर चीज की सतह तक जाना है, तो उनके लिए इक्विटी बहुत जरूरी है। आपके लिए है, आपका बहुत मन है इक्विटी में लगाने का, मैं बोलूंगा 10 से 20% आपको ऑटो सेक्टर में आज भी पैसा लगाना चाहिए। ऑटो सेक्टर ऐसा सेक्टर है, आप कंटिन्यूअसली देख लिए हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई नई गाड़ी आ रही है। कल परसों में रिजल्ट आया है, महिंद्रा ने एमजी की कोई ईवी गाड़ियों को भी पीछे छोड़ने की तैयारी कर रहा है। और अगर मान लीजिए बैंकिंग से ऑटो सेक्टर बढ़िया चल रहा है, तो ऑटो सेक्टर अगर मान लो वॉल्यूम पे खिलना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही मार्जिन इंप्रूव हुए आपका रिफ्लेक्शन उसका शेयर प्राइस में दिख जाएगा, पहला। दूसरा, एनबीएफसी जिसको बोलते हैं जयंत भाई बहुत सारे सवाल हैं, तो थोड़ा जल्दी जवाब देते हैं, बहुत सारे सवाल हैं, जल्दी। 25% एनबीएफसी में, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनीज हो गया, ठीक हो गया। 25% आप डाल सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जीज में, ठीक है, मतलब, और 25% आप डाल दीजिए उसमें क्या बोलते हैं फार्मा में। तो 25 75 10 85 बचा 15%, वो आप गोल्ड में डाल दीजिए, है ना जी। चलिए ठीक है। अब मैं अजय जी एक सवाल लेकर आ रहा हूं गोल्ड सिल्वर के लिए, जो आपने कहा, नजरिया मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या नजरिया होना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में? क्या कितने साल का उनको यहां पर, अगर उनके पास टाइम है तो क्या टारगेट होना चाहिए, कितने साल के लिए? ठीक है, डेफिनेटली जैसे जैन जी ने कहा, देखिए इक्विटी में हमें एंजाइटी कंटिन्यू रहती है। मैं तो इनफैक्ट मेरे क्लाइंटों को बोलता भी हूँ, इक्विटी में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा, जैसे आप अकाउंट खोलते हो आपको 5 लाख रुपए का तो फायदा हो जाता है, क्योंकि हार्ट अटैक नहीं आएगा। क्योंकि इक्विटी में हम देखते हैं कि कभी ब्लैक मंडे, कभी ब्लैक ट्यूसडे, ब्लैक थर्सडे, ये होते रहते हैं। और साथ में इक्विटी को समझने के लिए आपको यूज टू करते रहते हैं।
हाँ, तो और इक्विटी को समझने के लिए पीएचडी करना बहुत जरूरी है कि पी रेशियो क्या है, ईपीएस यस क्या है। यस लेकिन आप गोल्ड देखिए, गोल्ड की कोई बैलेंस शीट नहीं है, डिमांड सप्लाई पे चलता है। और कोई भी अगर आप ना नॉर्मल चैनल या कुछ भी उठाएंगे तो गोल्ड पता है, सबको ये पता है दिवाली आने वाली, गोल्ड के भाव बढ़ेंगे, लड़ाई होगी तो गोल्ड के भाव बढ़ेंगे। तो इतना, और मैं ज्यादा करके जितने भी सेमिनार्स में जाता हूँ वहाँ पे एक सवाल जरूर पूछता हूँ, मैं आपके ऑडियंस से भी पूछता हूँ, क्या किसी के पास 1980 1990 के आईटीसी आयशर जो व्हाट्सएप आते रहते हैं ना कि अगर विप्रो आपने 1980 में खरीदा होता तो आज आपने 4 करोड़ बना लिए होंगे? तो मैं बोल के अभी भी बता सकता हूं कि 1980 का आपको एक या दो ऐसे ऑडियंस मिलेंगे जो बोलेंगे कि मैंने या मेरे दादाजी ने 1980 में विप्रो के शेयर लिए और आज भी मेरे पास ऐसे के ऐसे पड़े हैं। सही बात है, मुश्किल से मिलेंगे। सही बात है। लेकिन अगर गोल्ड की बात करूं तो आपको ऐसे 99% लोग मिल जाएंगे कि मेरे घर पे आज भी सोना पड़ा है बिल्कुल सही बात और है। जो मैंने। तो गोल्ड में आप अभी भी मानिए, पहले हम कंज्यूम करते थे, अब ये निवेश के तौर पे आने लग गया है। यहाँ पे अभी भी मुझे लगता है कि पहले हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी कहाँ पे हम बाय करें, बट अब ये बन गया। इसके लिए मुझे लगता है एलोकेशन बढ़ गए। अब आ जाता है दूसरा सवाल कि हमारा ओवरव्यू क्या होना चाहिए। हाँ देखिए, पहले हम देखते थे कि गोल्ड को जनरली देखा जाता है कि आप 2 से 3 साल का व्यू लेके चलिए, क्योंकि एक पूरी साइकिल होती है। देखिए, गोल्ड कब चलता है? जब इकोनॉमी चलती है। इसी के लिए हम बोलते हैं गोल्ड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन रखिए। जब डर होता है तो सोना चलता है, जैसे कोविड है। कोविड के समय अगर आप देखोगे तो सोने में जबरदस्त तेजी आई थी। 20 अगस्त 2020 को सोना 56,000 का भाव मार दिया था, जो 30,000 के आसपास चलता था। लेकिन जैसे इकोनॉमी में लिक्विडिटी पंपिंग की गई, तब हमने देखा चांदी चली। जैसे जनवरी में आप देखिए चांदी 4,20,000 हो गई थी। यस हाँ, मैं मानता हूं कि चांदी में वॉल्टिलिटी ज्यादा है, क्योंकि चांदी में ड्वेल मेटल का बेनिफिट है, गोल्ड भी है और साथ में इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से अगर कोई 2-3 साल का व्यू लेकर चले तो सोना मुझे लगता है कि कम से कम डबल होने की ताकत रखता है। ये मैंने पिछले वाले पॉडकास्ट में भी कहा था। और नहीं, चांदी अगर मुझे लगता और है, आप कह रहे हैं 2-3 साल की साइकिल होती है, मेरे पास अगर 10 साल का टाइम है, या जैसे कहते हैं कि आज बेटा पैदा हुआ आपका या कोई आपकी कोई संतान हुई तो आप उसके नाम से म्यूचुअल फंड शुरू कर दीजिए। तमाम तरह के म्यूचुअल फंड आने शुरू हो जाते हैं, पराग पारेख और ये वो। गोल्ड में भी कुछ ऐसा है क्या? बिल्कुल, गोल्ड में भी है। आज अगर हम देखते हैं कि हम बच्चों के नाम पे म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, मैं बोलता हूँ एसआईपी का फुल फॉर्म क्या है? सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं, सॉरी, सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान। सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान है। आप बच्चों के नाम से चांदी लेके डाल दीजिए। आज आप मान के चलिए, एक कमोडिटी कभी जीरो नहीं होती है। हाँ, कमोडिटी रिस्क होता है, बट वो रिस्क का सब्स्टिट्यूशन होता है। आज गोल्ड ज्यादा बढ़ तो हम चांदी में डाइवर्ट हो जाते हैं। बट कुल मिलाकर अगर कोई 10 साल का भी व्यू लेके चले, मुझे लगता है कि सोना चांदी नहीं होगा कम, क्योंकि डी डॉलराइजेशन चल रहा है। जिस ढंग से यूएस की दादागिरी जो चल रही है, अब सारे देश उससे दूर भाग रहे हैं। तो हमें एक नई करेंसी चाहिए। जब तक नई करेंसी नहीं आएगी, सोना रूल करेगा। आज चांदी है, 20 साल पहले चांदी खाली फोटो जो कोडेक करके थी, वो ऐसा हम देखते थे, उसके उपयोग में थोड़ा बहुत आता था। बट आज आपकी क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ईवी, सोलर, सब जगह पे चांदी का उपयोग है। सेमीकंडक्टर, इसीलिए तो चाइना और यूएस ने क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में डाला। अच्छा, चांदी की कोई माइन नहीं होती है, चांदी एक बाय प्रोडक्ट है कॉपर और जिंक का। आज आप देखिए, आपका कच्चा तेल $60 वाला 90 हो जाता है। $30 नहीं बढ़ा, ये 50% बढ़ गया है। तो आपका एनर्जी कॉस्ट बढ़ गया है, तो माइनिंग कॉस्ट बढ़ चुकी है। तो मुझे लगता है ये एक बड़े बुल साइकिल में है। और 2030 तक भी अगर हम देखें तो आराम से डबल से ज्यादा। इनफैक्ट चांदी में मैं ज्यादा बुलिश हूं, क्योंकि अब हम चांदी को कंज्यूम करना स्टार्ट कर चुके हैं। मैं अभी आपसे निवेश टारगेट लूंगा अजय जी, मैं आपसे सोने और चांदी दोनों का टारगेट लूंगा। पिछली बार जो आपने टारगेट दिया था, जबरदस्त रिस्पांस मिला है हमारे व्यूवर्स का और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन अजय जी मुझे ये बताइए, आप अजय जी बोल रहा हूँ, जयंत भाई मुझे ये बताइए, अभी आप एज ग्रुप की बात कर रहे थे, अब बताइए कोई है ऐसा फॉर्मूला जहां इस एज ग्रुप के लोगों को गोल्ड में और इस एज ग्रुप के लोगों को इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, अगर आपकी एज 60 साल 55-60 साल की उम्र है, तो भाई साहब, अब आपके पास इक्विटी हो, आपके पास म्यूचुअल फंड हो, आपके पास कुछ भी हो, 55 साल क्रॉस कर चुके, अब आप सीधे सीधे अपने एलोकेशन को नलीफाई करके लिक्विडिटी पे आ जाइए। लिक्विडिटी का मतलब होता है आप सारे एसेट क्लासेस को
सारे एसेट क्लासेस को खत्म करके कैश रिच हो जाइए, क्योंकि उस उम्र में आपको कोई भी स्पेकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। आप ताउम्र बढ़िया कमा चुके हैं, बढ़िया खेल चुके हैं। अगर अगले 15-20 साल भी जीते हैं तो आप इतनी लिक्विडिटी रखिए अपने पास, ज्यादा है तो लिक्विड फंड में पैसा डाल नहीं, दीजिए और कहीं। जिसके पास ना हो, जो 60 साल में रिटायर हुआ हो, जिसने घर बना लिया हो, बच्चों की शादी कर लिया हो और बहुत बैलेंस ना हो, वो भी सारा पैसा लिक्विडिफाई कर ले, उसके पास पैसा कोई बिल्कुल कमाई नहीं है गौरव तो जी, कहां से लाएगा वो? गौरव जी एक बात समझिए, पैसा होना जरूरी है, पैसे के साथ खेलना जरूरी नहीं है। आपने 100 रुपया लगाया कहीं पे और वो 90 रुपया 80 रुपये रह गया, वो ज्यादा दुख देगा। 100 रुपये अगर है आपके पास और 100 रुपये आप कंज्यूम करना चाह रहे हो और 100 का 100 रह जाए, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी आज के टाइम में। अजय जी, गौरव आप सहमत हैं इससे? देखिए, मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। बिल्कुल इन्होंने चीज सही बताई है, बट मेरा सिंपल थंब रूल है, एज -10। आपकी जो एज है उसमें -10 कर दीजिए, ये आपका गोल्ड एलोकेशन होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर कोई 50 साल का आदमी है तो मुझे लगता है कि कम से कम अगर आप 40% भी जाते हो, हाँ मैं टाइमिंग मैटर्स करता है, ऐसा नहीं कि आप चल के पूरा आ जाएंगे, बट मुझे लगता है कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर आप निफ्टी और गोल्ड के कॉम्बिनेशंस को पकड़ोगे, स्टार्टिंग विथ 15% टू 30-35% भी देखेंगे, तो ठीक है, गिवन टाइम है, 10 साल में बहुत ज्यादा मोमेंटम बना है। बट मुझे लगता है कि कम से कम 20 से 22% का जो है, देखो ओल्ड बुक्स है उसमें 5% बताया जाता है, क्योंकि ये एक पैसिव इन्वेस्टमेंट या सेफ्टी नेट के लिए दिखा जाता है। बट अब गोल्ड में वो इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टी है, लिक्विडिटी है, ट्रांसफरेबिलिटी है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि मिनिमम आपको 20-22% का एलोकेशन रखना चाहिए। नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि अगर 55-60 साल की एज आप क्रॉस कर गए तो सारा पैसा लिक्विड करके रखो, बैंक अकाउंट में रखो। अगर किसी के पास 50 लाख रुपए है रिटायरमेंट के समय, 60 साल क्रॉस कर गया है, तो सारा पैसा वो बैंक अकाउंट में डाल दे, या आपको लगता है कि कुछ पैसा, आप बता दीजिए, 50 लाख रुपए तो कितना पैसा वो इन्वेस्ट करे और कितना पैसा लिक्विड रखे? देखिए, मेरा मानना है रिस्क नहीं लेना यही सबसे बड़ा रिस्क है। आज अगर 50-55 में भी है, देखिए पहले हम लोग हेजिंग जो कॉन्सेप्ट देखते थे वो ऐसा नहीं चलता था। अगर आप 50-60 साल के हैं, हाँ आपका इक्विटी कंपोनेंट आप कम कर दीजिए, उसके अगेंस्ट गोल्ड ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपको जो रिस्क लग रहा है कि कल को मार्केट क्रैश हो गया तो मेरे कैपिटल का क्या होगा, लेकिन आप ध्यान रखिए जब अगर मार्केट क्रैश होगा तो सोना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जो पहले हम जो थ्योरम चलाते थे वहां पे बहुत ही ज्यादा हम देखते थे कि रिस्क नहीं बेरिंग तो एक नंबर दे दीजिए ना अजय जी, 50 लाख रुपए में 20 लाख रुपए का गोल्ड खरीद ले, 30 लिक्विड रख ले, या 10 लाख का गोल्ड खरीद ले, 40 लिक्विड रख ले, क्या करे? देखिए 50 लाख में मुझे लगता है कि अगर आपका 30 तक आप इक्विटी में भी रखो, 20, मैं ज्यादा बुलिश हूँ बुलियन में, अगले 10-15-20 साल भी इक्विटी आप तो आप लोग पकड़ेंगे। मना कर रहे हैं कि इक्विटी पे मत जाओ, मैं केवल गोल्ड की बात कर रहा हूँ। गौरव जी, मेरा मानना, देखो इक्विटी एक इंटीग्रल पार्ट है, इक्विटी में भी जाना चाहिए, बट पहले कमोडिटी को पोर्टफोलियो में नहीं डाला जाता था। बट आज आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में उठा के देख लीजिए, मल्टी एसेट फंड्स 18-20%, 25% तक का एलोकेशन डालना चालू कर चुके हैं। नहीं, तो मुझे वो लगता दूसरी है चीज कि हो गई। आप अजय जी, वो तो आप बता रहे हैं पूरे 50 लाख का, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी एज 60 साल क्रॉस हो गई, मेरे पास रिटायरमेंट का फंड इस वक्त 50 लाख रुपए पड़ा है, मेरे पास कैश मेरा एक बैंक में पड़ा है। आज जयंत मल्होत्रा के मुताबिक वो 50 लाख रुपए पूरा लिक्विड में पड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप 60 क्रॉस कर चुके हैं, आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप अपना 60-50 को 40 मत करिए। अजय केडिया के मुताबिक क्या होना चाहिए, कितना लिक्विड वो अपने बैंक में रखे और कितना गोल्ड या उसमें लगाए किसी चीज में? देखिए, मैं मेरा पर्सनल व्यू बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मेरे पास 50 लाख रुपए रहेंगे तो एटलीस्ट मैं 30 लाख रुपया गोल्ड में रखूंगा, 10 लाख रुपया इक्विटी में रखूंगा, बाकी भली लिक्विडिटी में रख लूं मैं, लेकिन गोल्ड से ज्यादा लिक्विड क्या होगा, इसलिए मेरा अभी भी पोजीशन जो रहेगा वो गोल्ड में रहेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए जयंत जी, इसी को पलट देते हैं। 25 साल मेरी एज है, मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, अब क्या करूं मैं? हाँ, तो आप 40 लाख रुपया आप सीधे डालिए इक्विटी में, 10 लाख रुपया गोल्ड में डालिए। और एक और बात बताऊं आपको गौरव जी, आप बताए जो आप कह रहे हैं ना, आप गोल्ड में पैसा डालिए। आप गोल्ड में बजाय फिजिकल, बार बार एक चीज को क्लैरिफाई करेंगे, फिजिकल गोल्ड की हम यहाँ बात नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं बोला। हाँ, अगर आप अपनी वाइफ के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा बिल्कुल, जब अब आपका धनतेरस आ रहा है, दिवाली आ रही है, आप होली आ रही है, हर फंक्शन में 1 आध तोला 2 तोला का कुछ ना कुछ हार दीजिए, इसमें घर का माहौल बढ़िया रहेगा, खुशी रहेगा घर में। और ये आपकी भी सलाह, पर्सनल सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी अभी नई नई शादी हुई है, ज्यादा समय नहीं है, तो आप अपना हर साल 2-4 लाख रुपए का गहना, ये इन्फ्लेशन को छोड़िए, घर में खुशियां भी होनी जरूरी है। ये तो बहुत जरूरी है भाई साहब। आप मुझे लग रहा है वेल्थ कंसल्टेंट के साथ साथ आप हैप्पीनेस कंसल्टेंट भी है, मैरिज कंसल्टेंट भी है।
25 साल की उम्र वाले व्यक्ति को इक्विटी एक्सपोजर 90% तक होना चाहिए 25 साल की उम्र में, और हाँ। जितना रिस्क लेना चाहते हैं। हाँ। देखिए, मैं वो इंसान था जिसने 55 और 60 साल में बोला सब कुछ लिक्विड कर दो, क्योंकि आपकी एज वो नहीं है जहां आप अभी कोई भी ट्रम्प का कहे पे आप उछल कूद कर पाओ। लेकिन 25 साल ऐसी उम्र है जहां पे अगर आपका 2 4 5 लाख 10 लाख रुपए इधर उधर हो भी जाता है, तब भी आपके पास इतना कर्टन है कि आप आराम से उसको रिकवर कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, एक सवाल और बहुत बहुत जरूरी है, टाइमिंग। मुझे कब पता चलेगा कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर एंड दिस इज नॉट? अभी देखिए, अब हम देख रहे हैं अच्छा खासा मूव गोल्ड में पिछले कुछ दिनों में आ चुका है, और अब सब तरफ गोल्ड 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 की बातें हो रही हैं। और अभी आप लोग कहते हैं कि जब कोई चीज चढ़े तो उस पर थोड़ा सा कुशन करना चाहिए, और कोई चीज जब गिरे तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये कौन सा टाइम होगा जब हम गोल्ड में घुसें या सिल्वर में घुसें? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गोल्ड सिल्वर के लिए आपको कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। जब भी डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट बढ़ने लग जाए तो आप समझ जाइए मार्केट में अनसर्टेनिटी है, और जब भी अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड तो चलना ही चलना है। ये जस्ट एक जोक्स अपार्ट, बट देयर आर सर्टेन इंडिकेटर्स, जैसे हम लोग रेशियो रेट्स देखते हैं जहाँ पे हम इक्विटी वर्सेस गोल्ड के कंपैरिजन करते हैं। आप निफ्टी और गोल्ड का चार्ट लगा लीजिए, वहां पे भी आपको मिल जाता है। इनफैक्ट गोल्ड और सिल्वर का भी एक रेशियो आता है, उस रेशियो से आपको ये पता चल जाएगा कि गोल्ड कब बाय करना चाहिए, या गोल्ड में एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए या चांदी में होना चाहिए। देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों इकोनॉमी को ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट गोल्ड जो है वो डर को भी रिप्रेजेंट करता है, और चांदी इंडस्ट्रियल डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। इंडस्ट्रियल डिमांड कब आएगी? जब इकोनॉमी अच्छी होगी। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो पिछले साल 105 का लेवल था, तब डर था, साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए हुए थे। बट जैसे ही हमने देखा ये रेशियो में फॉल आया, तो फॉल का कारण क्या था कि डर अब मार्केट में प्राइस इन हो चुका था, और ईवी, सोलर, सेमीकंडक्टर डिमांड बहुत बढ़ रही थी। इसकी वजह से ये रेशियो में गिरावट आई थी, और अभी भी मुझे लगता है ये रेशियो में गिरावट कंटिन्यू रहेगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं लोग गोल्ड में तो निवेश करेंगे, डी डॉलराइजेशन के चलते सेंट्रल बैंक या चाइना है 21 महीने से कंसिस्टेंटली बाइंग कर रहा है, तो होगा। लेकिन चांदी का जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ता हुआ नहीं, जैसे अभी का तो उदाहरण लेते हैं ना अजय जी, अभी का उदाहरण लेते हैं, गोल्ड 20% चल चुका है मेरे ख्याल से पिछले अपने लोअर लेवल से, तो अभी इन्वेस्ट कर लें? बिल्कुल, मुझे तो लगता है अभी भी। उसका दो कारण आप मान के चलिए। पहला, ये दिवाली हमारे नहीं तो फिर नजदीक है, लमसम जाएं या फिर डायरेक्ट या एसआईपी जाएं? देखिए, एसआईपी अगर आप 2 महीने पहले मेरे से बात करते थे तो मैं डेफिनेटली एसआईपी का मोड बोलता था, बट अभी आप देखिए यूएस बॉन्ड बाइंग स्टार्ट कर चुका है, डॉलर इंडेक्स 99 के नीचे है, चाइना सेंट्रल बैंक ऐड कर रहा है, इंडिया फेस्टिव सीजन में कदम रख चुका है। तो और इंटरेस्ट रेट जो यूएस में बढ़ने वाली थी अब वो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन के कंसर्न्स और जॉब डेटा बहुत ही ज्यादा खराब है। तो इन सबको देखते तो मुझे लगता है करंट लेवल से भी अगर आप लमसम ऐड करते हैं, बट ध्यान रखिए आपका व्यू 3 महीना 6 महीने का नहीं, साल भर का होना चाहिए। जयन जी, आप क्या कहते हैं? पैसा है तो लगा दीजिए, नहीं है तो शांति से बैठिए। तो पैसा नहीं होगा तो कहां से खरीद लेंगे महाराज? आप तो ऐसा कह रहे हैं पैसा होगा तभी तो गोल्ड खरीदेंगे, डाका थोड़ा डाल देंगे किसी शोरूम में। आप खुद देखिए, आप खुद बोल रहे हैं आपके पास तभी तो आप गोल्ड खरीदने जा रहे हैं। तनिष्क की दुकान में या किसी भी दुकान में गोल्ड वही व्यक्ति लेने जाता है जिसके पास सरप्लस पैसा होता है। और अगर आपके पास सरप्लस पैसा है और गोल्ड 10,000 20,000 रुपए नीचे भी हो जाता है, उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं, जिसके पास सरप्लस पैसा होता है वही खरीदने जाता है। मेरे पास पैसा है इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं प्लान कर सकता हूं कि मैं कितना गोल्ड खरीदना। मतलब अभी आप कह रहे थे ईटीएफ की बात कर रहे हैं हम ये थोड़ा ना बात कर रहे हैं कि गहने खरीदने की। मैं आ रहा हूं जी, मैं कह रहा हूं कि अभी जैसा उन्होंने कहा कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, आर यू अग्री विद दैट और नॉट? Do you agree with that or not? Absolutely, I agree with अजय जी। आप ये अनसर्टेनिटी का टाइम है, अगर यही टाइम वो टाइम होता है जहां पे रिस्क आपका थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन आपके रिटर्न्स भी बढ़िया आएंगे, 100% रिटर्न बढ़िया आएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म मतलब 2-3 महीने में आप चाह रहे हो कि ये 3 लाख हो जाएगा, मेरे डाउट्स हैं यहाँ पे बहुत तगड़े वाले। नहीं होगा, मुझे डाउट है, नहीं होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 2-3 महीने की तो कोई बात भी नहीं कर रहा, लेकिन आप दोनों सहमत हैं कि यहां पर ये सही समय। अजय जी कुछ कह रहे थे आप, जल्दी से। मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, सोना कभी सस्ता लगता ही नहीं है। 2005 में जब 5,000 का भाव था तब भी बहुत महंगा था, 2010 में 12,000 का भाव था तब भी महंगा लगता था, कोविड में 3,000 का भाव था तब भी महंगा लग रहा है। तो आज भी आपको महंगा जरूर लग रहा है, बट मानिए अगले 2-3 साल में आप बिल्कुल रिपेंड करेंगे कि यार 1.5 लाख रुपए का भाव बहुत सस्ता था, हमें ले लेना चाहिए। बिकॉज जिस ढंग से जियोपॉलिटिकल चीजें हो रही है, आज चाइना गोल्ड होल्ड कर रहा है, सभी सेंट्रल बैंक ऐड करती जा रही है, तो मुझे लगता है कि अभी भी सोना बहुत सस्ता है आज की डेट में।
अच्छा अजय जी, आप मुझे जयंत जी मुझे ये बताइए, अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, इंश्योरेंस। आप कह रहे हैं कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस है, यही कह रहे हैं आप? अभी बिल्कुल भी ठीक है। ये तो ट्रेडिशनल परिभाषा है। आज इंश्योरेंस से जाकर वो इंश्योरेंस से बढ़कर इन्वेस्टमेंट का टूल बन गया है। आप इससे देखिए सहमत नहीं है? गौरव जी, आप एक बात समझिए, कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी का जो पहले किसी जमाने में कमोडिटी का जो मेन काम था वो ये था कि आपको हेजिंग करनी थी। अब वो हेजिंग ना बन के एक इन्वेस्टमेंट टूल बन चुका है। तो स्पेकुलेशन ज्यादा हो चुका है, थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है। हम अगर स्पेसिफिकली इंडिया को लेकर बात करेंगे गौरव जी, आज मैं 1 मिनट लूंगा इस चीज के लिए। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं बैंक गया था आज किसी कारणवश। तो मैं किसी से बोला कि एक ये वाला लॉकर मैं यहाँ नहीं, यहाँ शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। तो उसने बोला कि, मैंने बोला नहीं, अब ये अननेसेसरी का ये ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। तो बोले नहीं गोल्ड, मैंने कहा गोल्ड का वैसे कुछ यूज तो है नहीं, वहीं पड़ा हुआ है, अपने लॉकर में पड़ा है, इसका हम नहीं नहीं आप इसको यूज करिए, इसको आप। मैंने कहा हमने तो आज आपने कभी बेचा है गोल्ड को? तो देखिए आप आज स्थिति देखिए, एक कॉमन आदमी से बात कर रहा हूँ और स्पेसिफिक एक लेडी से बात कर रहा हूँ। वो बोलती है वो जमाने गए जब आप गोल्ड को एक एक तरह से एक जैसे बोलते हैं ना, हमने गोल्ड खरीदा तो हम इसको संभाल के रखेंगे। आजकल लोग गोल्ड को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। कैसे? वो उसके अगेंस्ट लोन लेते हैं, अपने धंधे को बढ़ा रहे हैं। अगर आप इस पर्पज से गोल्ड ले रहे हैं या आपका सोल पर्पज है कि यहां से भी कोई इनकम जनरेट कर पाए, तब तो गोल्ड अच्छा है। नहीं तो ये डेड एसिड है, आपके लॉकर में पड़ा हुआ है, इसका यूज क्या है? आप नहीं नहीं, तो अगर इस बात से कौन सहमत नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसीलिए शायद ईटीएफ में ज्यादा आपको गोल्ड ज्यादा आपको रूम देता है, एल्बो रूम देता है, जहां आप उसका और इन्वेस्टमेंट टूल के तौर पर यूज कर पाएं। जब आपको बेचना हो तो ऐसा नहीं है कि आप जाएं बैंक से लेकर आएं और निकाल के जब सुनार के पास जाएं वो उसमें से खोट निकाले, उसमें से चीजें निकालें और आपको लगे कि आप तो ठगे रह गए, जितना खरीदा था उतना भी नहीं मिला। इसीलिए शायद ईटीएफ की बात हो रही है। ईटीएफ है तब बिल्कुल सही ठीक है। है, बिल्कुल ठीक है, वो हाँ। सही है। ये इंश्योरेंस इसलिए क्योंकि ये इसके लिए बहुत पुरानी कहावत है, एक ऐसा गोल्ड एक ऐसा बच्चा है जिसको जब चाहे जहां रख दीजिए, जब निकालेंगे तो ऊपर के भाव पर ही बिकेगा। बहुत पुरानी और बहुत बहुत पुरानी कहावत है, आज की नहीं है, 85-100 साल पुरानी कहावत है। लेकिन गोल्ड में ना गौरव जी, एक दिमाग में अभी भी वही चल रहा है कि ईटीएफ पे जो पैसा लग रहा है या कोई जैसे हम कोई चीज करते, तो वो जो एक कहते हैं ना किक आती है अंदर से, वो फीलिंग नहीं आती है जो इक्विटी में किक आती है ना, कि देखो मेरा भाई 100 साहब, रुपए किक 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 कई बार बहुत महंगी भी पड़ जाती है। नहीं तो किक का मतलब ये होता है कि आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट खत्म हो गई ना, इसीलिए आपको इंश्योरेंस बोला। इंश्योरेंस के सारे प्रोडक्ट आपको 100% मैं आपकी बात का एक लाइन में बताऊं क्या है। आप ये कह रहे हैं, अजय जी ये कह रहे हैं, बेसिक डिस्टिंक्शन क्या है? इक्विटी वेल्थ क्रिएट करती है और गोल्ड वेल्थ प्रोटेक्ट करता है। ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक, अजय जी आप सहमत हैं इनसे? बिल्कुल बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन जैसे भी हमने बोला कि गोल्ड खाली तिजोरी में रहता है। हाँ। हाँ बिल्कुल सही है, तभी आज बोला जाता है कि 35,000 टन हमारे घरों में पड़ा है और नियरली 5 ट्रिलियन डॉलर का है। और इसी के चलते आज हमने देखा बाकी देश कहीं ना कहीं कंगाल होने की स्थिति में। आज यूएस का 40 ट्रिलियन का डेट हो चुका है और आज हम देख रहे हैं कि गोल्ड हमारी जो सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। बस अब यही है कि जामन बनकर हनुमान जी को बताना है कि आप इस पावरफुल जो आप में पावर है वो निकले। तो गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट टूल बन चुका है। और आज मेरे बिल्कुल पास जयंत जी, एक नहीं बल्कि बुरा मत मानिएगा, दो ऐसे लोग हैं जो जामुन का रोल प्ले कर सकते हैं यहाँ पर। हमारे दर्शक जो हमारे हजारों लाखों हनुमान इस वक्त इस शो को देख रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनकी पावर क्या है, गोल्ड खरीदें क्या इक्विटी खरीदें। मैं अजय जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं एक सवाल लेके आता हूँ। तो बिल्कुल आज घरों में जो सोना था, देखिए ये तो मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। आज देखिए मैं कोई म्यूचुअल फंड के या इक्विटी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ सोना चांदी आपके पास। एक सिंपल एग्जांपल है, 2012 से पहले म्यूचुअल फंड पे एक हम डिस्क्लेमर्स रहते थे कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और आदमी पढ़ता था और बोलता था रिस्क है इसलिए पैसा नहीं डालता था। 2012 के बाद एडवर्टाइजमेंट चेंज हुआ और लिखा म्यूचुअल फंड सही है। और आज आप देखिए ये 80 लाख करोड़ का डिपॉजिट हमारे म्यूचुअल फंड में। सोने आज आप ये देखिए संडे को आपको क्रेडिट कार्ड के लिए फोन आ जाएगा, पॉलिसी के लिए आ जाएगा, घर के लिए आएगा। आज तक कभी आपको सोने के बेचने के लिए फोन आया है कि सर नई डिजाइन है आप ले लो? तो इंडिया में कभी सोना बेचा ही नहीं गया है। ये तो हमें पता है कि अक्षय तृतीया धनतेरस में हमें ज्वेलर के पास जाना है और गोल्ड खरीदना है। आप अच्छा, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है अजय भाई। गोल्ड खुद तो कोई बिजनेस करता नहीं है, कमोडिटी है, माइनिंग होती है, गोल्ड प्रोड्यूस होता है और उसके बाद गोल्ड हम सब तक आता है काफ़ी स्टेजेस से होते हुए। तो
ना यहाँ पे अर्निंग है ना कोई कैश फ्लो है, फिर इसका पैसा इसका रेट कैसे डिसाइड होता है, ये बढ़ता कैसे है? बिल्कुल, देखिए यही कॉन्सेप्ट हमको सिखाया गया है कि गोल्ड तो डिविडेंड देता ही नहीं है, और डिविडेंड नहीं देता तो एसेट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। हाँ। लेकिन गोल्ड स्कैरसिटी पे चलता है। आज गोल्ड जो प्रॉपर्टी है वो तो हम जानते ही हैं कि प्योरिटी है हर जगह, लेकिन अब गोल्ड आपको पता होना चाहिए कि चंद्रयान में भी गोल्ड का उपयोग होता है। आज जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें गोल्ड बिकॉज ऑफ इट्स कंडक्टिविटी यूज होता है। तो पहले ये सब नहीं था, तो आज इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने लगे। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि सोने को जैसे से हम खदान से निकाल रहे हैं उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। जैसे मैं अभी आपको बताया भी था कि 60 का कच्चा तेल 90 हो जाता है, तो ये 50% आपका एनर्जी कॉस्ट है। आप कोई भी मेटल ले लीजिए, कॉपर, जिंक, निकल, लेड, एल्यूमिनियम, इनको जमीन से निकालने का कॉस्टिंग आज 28 से 30% मिनिमम बढ़ गया। तो एक तरफ गोल्ड डिविडेंड नहीं देता, लेकिन गोल्ड को निकालना बहुत कॉस्टली अफेयर हो चुका है। नहीं, लेकिन उसके बावजूद मेरे पास एक और काउंटर क्वेश्चन है, मेरे पास एक काउंटर क्वेश्चन है, और वो जयंत भाई बताएंगे। जयंत भाई, इंडिया अभी भी दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इमर्जिंग इकोनॉमी है, और इंडिया अगले 15-20 साल तेजी से ग्रो करता है, या इंडिया अगर इसी पेस को बनाए रखता है तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा इंडिया इंक जिसको हम कहते हैं, जो हमारा जिन कंपनियों के में हम इक्विटी के जरिए इन्वेस्ट करते हैं वो भी आगे बढ़ेंगी। तो क्या आप ये मानते हैं कि इक्विटी अभी भी इंडिया के सिनारियो में ऑटोमेटिकली गोल्ड से बेहतर एसेट बन जाती है? बिल्कुल सही बात है, और मैं इस चीज पे कंप्लीटली एग्री करता हूं। जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। गौरव जी, आप भी यही होंगे, अजय जी भी यही होंगे, हम दोबारा मिलेंगे। सेंसेक्स जब अपना एक हिस्ट्री क्रिएट करेगा, निफ्टी क्रिएट करेगा, आप भी देखते रह जाएंगे। थोड़े से कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं अक्रॉस द ग्लोब, अगर ये थोड़े से कम हो जाएं, थोड़ी सी दुविधा कम हो जाए, आपको दिखेंगे प्रॉफिट्स, और वो कन्वर्ट होते दिखेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट में। कहीं पे आप देखिए, नंबर्स दो चीजें डिफाइन करती हैं गौरव जी इकोनॉमी को, ऑटो सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर। आप देखो दोनों उम्दा चल रहे हैं भारत देश में। उम्दा मतलब बढ़िया चल रहे हैं, और अगर आपके दोनों सेक्टर बढ़िया चल रहे हैं तो इसका मतलब इकोनॉमी नहीं सर, बढ़िया चल रहे हैं तो फिर रिटर्न क्यों नहीं आ रहा है? अरे फेजेस होता है गौरव जी, कंसोलिडेशन का फेजेस है। सर कब से चल रहा है ये फेज? मालूम है आपको, तो ज्यादा बेहतर मालूम है। कितने साल हो गए? गौरव जी 1 साल 2 साल के आप पेशेंस रखना पड़ेगा। मार्केट को आप या मैं अगर प्रिडिक्ट कर पाए और आप बोलेंगे हम बोर हो रहे हैं यार, मार्केट कहीं जा नहीं रहा, तो कंसोलिडेट कर रहा है, काहे टेंशन ले रही है? गिर तो नहीं रहा है। नहीं, गिर भी रहा है, और इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। मेरे पास देखिए, लॉन्ग टर्म में 10 साल का डेटा देखेंगे तो हो सकता है कि यहां पे आप दोनों का एसेट क्लास में हेज कर ले जाएं इन्फ्लेशन को, लेकिन अभी आप 2-3 साल का डेटा देखेंगे तो गोल्ड ने तो आउटबीट कर दिया है इक्विटी को, और यहीं पर शायद लोगों का ज्यादा अब जो रुझान है वो गोल्ड की तरफ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं गौरव जी, बट अगर एक छोटी सी बात बोलूं, अगर हर व्यक्ति भारत देश में 1 ग्राम सोना बेच देगा ना, तो करीब 30% जीडीपी का, वो हमारे बजट का सरकार को मिल सकता है। आपको पता है, अगर हम 1-1 ग्राम हर जना बेच दे, तो इस टाइम खरीदने की बात तो छोड़िए, इस टाइम तो इस बात का क्या लेना देना है? उससे इस बात का क्या लेना देना है? नहीं, देखिए मैं एक बात बोल रहा हूं, आप जैसे जैसे गोल्ड को खरीदेंगे, क्यों एसेट क्लास, अगर आप म्यूचुअल फंड में ईटीएफ में पैसा लगाएंगे, ईटीएफ वाला भी तो फिजिकल गोल्ड कहीं से उसको बैक करेगा, एसेट को बिल्कुल खरीदेगा। तो फिर इसका मतलब डिमांड आपने कहां कम करी? आपने तो डिमांड और बढ़ा दी। तो डिमांड कम करनी क्यों है सर? तो अब देखिए ना, आप एक तरफ बोल रहे हैं डिमांड कम नहीं करनी, दूसरी तरफ आप देखिए कि हमारा गोल्ड पे इंपोर्ट कितना पड़ रहा है, कंजम्पशन देखिए कितना ज्यादा हो रहा है। अच्छा, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, छोड़िए, उधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है। अब मुझे कुछ और पूछना है जी। इन्फ्लेशन के लिए, इन्फ्लेशन से बचाने के लिए बेहतर क्या अजय जी? हेज इन्फ्लेशन को करना है तो गोल्ड या इक्विटी? गोल्ड, गोल्ड और गोल्ड, और इक्विटी और इक्विटी गौरव जी मेरी तरफ से। ओहो, देखिए एक चीज और मैं बताता हूँ कि गौरव जी, अभी ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी है। कोई भी शेयर्स, अगर हम कोरियन जैसे सिनेरियो जो देखा है, क्या इंडिया में हो सकता है? जवाब है नहीं। क्यों? पहला चीज मान के चलिए, इंडिया में आज भी अगर आप मेरे कहने पे 4 बिजनेस वालों से बात कीजिए, वो आपको एक ही बोलेंगे कि पिछले 4 साल से बहुत तकलीफ है। ये ग्रोथ क्यों आ रही है? क्योंकि हम अनस्ट्रक्चर्ड से स्ट्रक्चर में जा रहे हैं। जब से हमने जीएसटी या हमारे यहाँ पे टैक्सेशन जो ऑटोमेशन हुए, आज आप देखिए 5 साल पहले पानी पूरी अगर आप खाते थे तो कैश देते थे, और आज आप उसको डिजिटल पेमेंट। तो जो ये अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है, ये सबसे बड़ा कारण रहा है कि पिछले 5 साल में हमारी इकोनॉमी एक स्टेबल दिख रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे इनफ्लोज बढ़ रहे हैं। आज पार्टिसिपेशन आप देखिए, चाहे वो कोई भी पार्टी जीएसटी नहीं, का लेकिन कलेक्शन अजय जी इसका काउंटर पॉइंट क्या है? बुल मार्केट में तो हर इन्वेस्टमेंट अच्छा लगता है,
हम जहां पैसा लगा रहे हैं वो बढ़ जा रहा है 10-20-15%। हमको लग रहा है वाह कितना अच्छा मार्केट चल रहा है। बुल मार्केट है कहाँ पे? असली पहचान तो तब होती है ना मार्केट की, जब मार्केट गिर रहा हो, असेट क्लास की जब मार्केट गिर रहा हो। और अभी हमने देखा है गोल्ड ने वो सिद्धांत तोड़ा है अजय जी, मार्केट गिरा तो गोल्ड भी गिरा। वो तोड़ा इसीलिए है, तो गोल्ड बचा नहीं पाया उस वक्त। नहीं नहीं, गोल्ड ने ये सिद्धांत इसीलिए तोड़ा है, आज गोल्ड के कंजम्पशन बढ़ गए। आज जितने भी ईवी, सोलार या हम चंद्रयान की बात करें, वहां पे उपयोगिता बढ़ी है। सेकंड, इसका प्रोडक्शन है वो कहीं पे भी बढ़ा नहीं है। आज इक्विटी में आप देखिए ग्लोबल मार्केट में जो मैग्निफिसेंट 7 है, उसको छोड़ के कोई भी सेक्टर ज्यादा बड़ा गेन नहीं कर पा रहा है। इंडिया में क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अनस्ट्रक्चर कैश इकोनॉमी थी, वो अब स्ट्रक्चर में आ रही है, इसके लिए हम लोग मेंटेन कर पा रहे हैं उस चीज को। लेकिन एक लेवल पे अभी बहुत जन से मैं बात करता हूं तो बोला एमएससीआई में 19% का जो बीटीएस था वो घट के 10 हो गया। लेकिन आप अर्निंग्स देखिए 2-4 साल पहले। मैं ये कह रहा हूं कि ये मिथ है कि जब इक्विटी मार्केट गिरेगा तब गोल्ड बढ़ेगा, क्योंकि ये मिथ अगर नहीं होता तो ये पिछली बार जो हमने देखा वो भी नहीं होता। क्या ये मिथ है या सच्चाई है? देखिए दोनों ही पार्ट है, बट मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ कि गोल्ड कमोडिटी के कंजम्पशन भी बढ़े हैं और फैक्टर्स भी अभी सामने हैं इसके लिए। बाकी हाँ, इक्विटी के अंदर हम बोल सकते हैं कि पार्टिसिपेशन इंडिया वैसे बहुत अच्छा दिख रहा है, बट अभी भी ग्लोबल मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है, आप S&P 500 वर्सेस GSCI का इंडेक्स देख लीजिए, ये 0.97 के करीब है, इसका मीन है 3.5 पे। 3.5 पे आने का मतलब है इक्विटी इज गोइंग टू क्रैश। ये कमोडिटी की सुपर साइकिल है जो 2019 से चल रही है, 2030 तक चलेगी। इक्विटी इज गोइंग टू क्राई मतलब? बिल्कुल, आप एक सिंपल इंडेक्स है जिसको हम बोलते हैं S&P 500 इज इक्विटी मार्केट यूएस का, और GSCI इंडेक्स है गोल्डमैन सैक्स का कमोडिटी इंडेक्स। इसका अगर आप ना इंडेक्स का कोरिलेशन निकाल के देखेंगे तो आप देखिए कोविड से पहले से ही ये लग रहा था कि इक्विटी क्रैश होना चाहिए था, कमोडिटी डबल होनी चाहिए। आप पिछले 5 साल में 6 साल में आप देख लीजिए कमोडिटी डबल हो चुकी है। चाहे सोना देखिए, चांदी देखिए, कच्चा तेल, कॉपर, एग्री कमोडिटी, जो भी नाम आप लीजिए, सब कमोडिटी डबल हो चुकी है। लेकिन इक्विटी के अंदर लिक्विडिटी पंपिंग किया गया है, चाहे वो यूएस हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई भी देश हो। इसकी वजह से इक्विटी स्टैग्नेंट रही है। कुछ हाँ स्टॉक्स है, कुछ सेक्टर से थोड़ी बहुत आउट परफॉर्म किए हैं, लेकिन अभी इंडेक्स को देखकर लगता है कि अगले 1.5-2 साल के अंदर इक्विटी के अंदर एक बड़ा करेक्शन ड्यू है। जयंत जी बताइए भैया, इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करा रहे हो? देखो अजय जी और गौरव सर, प्लीज, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग एक तरह से आपस में तो कोई भी चीज को पर्सनल नहीं लेंगे। मेरा सिर्फ एक छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन है, इसको देखिएगा। कल की अखबार देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स की, पिछले मंडे की अखबार देखिए, हफ्ते में 1-2 दिन रोज अखबार देखिए, पहले 4 पन्ने सिर्फ आईपीओ के आ रहे हैं। अगर मार्केट की स्थिति इतनी खराब है तो आईपीओ क्यों आ रहे हैं? कंपनी कंटिन्यूअसली आप देखिए ओएफएस पे ओएफएस आता जा रहा है, ऑफर फॉर सेल आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सबको ये दिख रहा है कि मार्केट में लिक्विडिटी है, और जैसे ही मार्केट में लिक्विडिटी दिखती है सब कटोरे लेके आ जाते हैं, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। आप देखिए किस हद तक मार्केट में लिक्विडिटी है। आप विश्वास मान लीजिए, मार्केट कहीं नहीं जा रहा, मार्केट बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। मैं मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, आज की ऑब्जर्वेशन बता सकता हूं। नहीं, मैं प्रेडिक्ट तो हम में से कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम हिस्ट्री तो देख सकते हैं, और हिस्टोरिकल डेटा ये बताता है जयंत जी कि निफ्टी के लंबे होल्डिंग पीरियड्स में नेगेटिव रिटर्न्स की संभावना बहुत कम हो गई है। मतलब अगर क्रैश आता भी है तो उसको लॉन्ग टर्म में वो उसको कवर करता है। तो मैं आप ही की तरफ का सवाल पूछ रहा हूं, तो इसका मतलब है कि क्या इक्विटी में रिस्क कम हो जाता है लंबे समय में अगर आपका टाइम हॉरिजन बढ़ता जाए? नहीं गौरव जी, आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अभी 2 मिनट पहले आप डिस्कस कर रहे थे अजय जी से कि जब इक्विटी नीचे जाता है गोल्ड ऊपर जाता है, जब गोल्ड नीचे जाता है तो इक्विटी ऊपर जाता है। कहां पे पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, यहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ऊपर जा रहे हैं, इधर से गोल्ड का भाव जा रहा है। कोई ट्रेंड या कोई हिस्ट्री डिसाइड नहीं कर सकती है फ्यूचर। और एक और चीज बता रहा हूं गौरव जी, किसी जमाने में मैं आईटीसी भक्त, मतलब मैं किसी को नहीं बोल रहा कि आपको इस पे निवेश करना चाहिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आईटीसी भक्त आदमी हूं, मतलब आईटीसी दिल पर लगाता था। कई ऐसे शेयर है तो आज 10 साल के अंदर अंदर तो कुछ कई ऐसी कंपनीज है जो खत्म हो चुकी हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है गौरव जी, आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करिए, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, आपको क्वार्टर टू क्वार्टर, नहीं तो 6 महीने में, नहीं तो साल भर में उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके थोड़े फाइनेंशियल्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। चलिए, अब समय नहीं है, जल्दी से अब 1-2 सवाल और ले लेते हैं जल्दी से। अजय जी मुझे ये बताइए, गोल्ड में अभी ये जो समय है, जो इस पॉडकास्ट का जो हम सबसे अच्छा हिस्सा इस वक्त है,
एक तो गोल्ड का टारगेट दे दीजिए, और दूसरा हमारे इन्वेस्टर्स के मन में जो सवाल है कि गोल्ड क्योंकि अब इतना बढ़ गया तो क्या अभी आ जाएं या थोड़ा करेक्शन का वेट करें, कोई करेक्शन भी आ सकता है? गोल्ड में अभी भी आप निवेश कीजिए, मुझे कोई करेक्शन दिखता नहीं है। हाँ देखो, छोटा मोटा 1000-2000 डेट्स डिफरेंट मैटर, बट ईयर एंड तक अगर ये साल के अंत तक की बात करें तो डॉलर टर्म्स में $5100 गोल्ड हो जाएगा। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट ऐसा ही चलेगा, क्योंकि रुपए की किस्मत में गिरना है। जो ऊपर में मुझे लगता है $185 जो पिछला हाई था, सॉरी पिछली बार 1,80,000 का हाई मारा था, अब मुझे लगता है ईयर एंड तक आपको आराम से 1,80,000 का लेवल तोड़ता हुआ दिखाई देगा सोने में। वहीं ज्यादा बुलिश मैं चांदी में हूं, जहां पे मुझे लगता है $90 तक का लेवल ईयर एंड तक चांदी में मिलना चाहिए। जो करंट लेवल से अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो आपको 3 से 3.25 लाख के बीच में चांदी जाते हुए दिखाई दे। अच्छा, ठीक है। आप सहमत हैं इस टारगेट से, और आपको लगता है कि गोल्ड में कोई करेक्शन नहीं आएगा? जयंत जी? बिल्कुल भी नहीं सहमत हूँ। मुझे नहीं लगता गोल्ड इतनी जल्दी भागेगा। मुझे नहीं लगता कि गोल्ड 2 लाख रुपए इस साल के एंड तक आएगा, लेकिन हाँ अगले साल उम्मीद कर रहे हैं 3-3.5 भी क्रॉस कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता 6 महीने में 50,000 यहाँ से ऊपर बढ़ जाएगा, मुझे अपने डाउट्स है मेरे। ठीक है। अब ये यहाँ पर एक चीज अजय जी और बता दीजिए, क्या कहते हैं, गोल्ड पोर्टफोलियो में 10% था, रैली के पास बाद 20% हो गया है, तो इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए या छोड़ देना चाहिए? मुझे लगता है कि ऐड करना चाहिए। 20% तो मिनिमम आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए करंट लेवल से भी। ठीक है। जयंत जी, आपका क्या कहना है? अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्रिएट हो चुका है तो 12.5% टैक्स भरिए, और कुछ अपने जो पैसा आ गया वो आपका है, जो पैसा मार्केट में लगा है वो आपका है ही नहीं। प्रॉफिट टेकिंग बीच बीच में लेते रहिए। टिपिकल एकदम, गोल्ड पहन के आए हो लेकिन गोल्ड के अगेंस्ट ही बोल रहे हो जयंत जी, और कह रहे हो कि दिल में गोल्ड है। मैं जब इक्विटी बहुत भागता सही। आदमी तो मैं कैसे छोड़ दूं गौरव जी अपनी नहीं पार्टी? बिल्कुल नहीं छोड़िए, टीम को तो छोड़ना ही नहीं, लेकिन बहुत मजेदार रहा है डिस्कशन। अंत में कोई डिस्क्लेमर देना चाहते हैं हम दोनों लोग? अजय जी पहले आप। देखिए, आज हमने गोल्ड डेरिवेटिव्स की भी बात की है। मेरी पर्सनल पोजीशन कोई डेरिवेटिव गोल्ड डेरिवेटिव्स में नहीं है। हाँ, फिजिकल तो आप लेते हैं, मैं भी लेता हूँ। दूसरा, कभी भी गोल्ड में जब आप निवेश करते हैं तो यहाँ पे आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें एलोकेशन कीजिए। ठीक है। जयंत जी आप? बिल्कुल, जितनी बातें मैंने करी है, हो सकता है मेरा या मेरी फैमिली मेंबर्स का इन्वेस्टमेंट हो गोल्ड में स्पेसिफिकली। कई ऐसे एग्जांपल्स मैंने तौर पे दिए हैं, कंपनीज के नाम लिए, उसमें हो सकता है मैं पर्सनली एग्जिट कर चुका हूंगा या कर रहा हूं या विचार कर रहा हूं। मेरे खुद के पर्सनल और मेरे फैमिली मेंबर्स के भी हो सकते हैं। सिर्फ हम डिस्कशन के तौर पे कर रहे थे, इसको आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इन्वेस्ट करिए। बहुत सही, बहुत सही, बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और आई गेस मेरा जो पॉडकास्ट करने का मकसद था कि एक जो बहस गोल्ड वर्सेस इक्विटी की होती है, अगर वो 1 साल पहले होती तो शायद आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन अब वो गोल्ड वर्सेस इक्विटी की बहस और बड़ी हो चुकी है, तो आपको क्लैरिटी मिले। और मेरी कोशिश थी कि आपके सामने एक डेटा रखूं, आपके सामने एक्सपर्ट एडवाइस रखूं, और मैंने वही कोशिश की है। अगर आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, अगर आप कुछ यहाँ से सीख के जा रहे हैं, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, और हमारे एक्सपर्ट्स के बारे में भी राय दे सकते हैं, आपको किसकी बात ज़्यादा पसंद आई। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।